नमस्कार दोस्तों, पन्ना कंपटीशन क्लासेस में मैं स्वागत करता हूं। 26 तारीख सेकंड शिफ्ट के एक्चुअल पेपर के एनालिसिस के साथ जो मैंने आपसे वादा किया था वो लेके आया हूं। अभी इसमें बात करेंगे अपन साइंस, इंग्लिश और हिंदी की। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे कोचिंग संस्थान ये बता रहे हैं, लेकिन मेरे पेपर में जो एक्चुअल प्रश्न आए हैं उनका डिफिकल्टी लेवल क्या था ये मैं आपको बता रहा हूं, है ना। साइंस के लगभग पूरे प्रश्न डिकोड हो गए हैं। सीएफसी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलेटेड ये प्रश्न आया था कि ये वातावरण को गर्म करता है, इस सबसे रिलेटेड। तो ऑब्वियसली क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं वो वातावरण को गर्म करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। गन्ने का लाल सड़न रोग, कुछ इस तरीके से प्रश्न आया था कि निम्न में से फाइटोस्पोरा से कौन सा रोग नहीं होता है। तो फाइटोस्पोरा मतलब कवक से संबंधित रोग था। तो गन्ने का सड़न रोग आया था, उसमें 4 ऑप्शन थे। गन्ने का सड़न रोग, टोबैको मोजाइक वायरस, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, है ना, बैंगन का छोटी पत्ती रोग और ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये सभी रोग आए थे। तो लूसेंट में दोस्तों एक पेज पूरा दिया हुआ है इन रोगों के लिए। अगर वो आप देख लेते हैं तो कवक के द्वारा होने वाले रोग पौधों में, है ना, जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग और विषाणु, येलो वेन मोजाइक वायरस या जो तंबाकू में मोजेक रोग होता है ना, या किसी और चीज में मोजेक चकत्ती रोग होता है, वो सब वायरस के कारण होते हैं। तो ये पेज आप देख सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल के बहुत प्रश्न आ रहे हैं, जैव अपघटन के बहुत प्रश्न आ रहे हैं, प्रदूषण से संबंधित बहुत प्रश्न आ रहे हैं। तो गीला कचरा या बायोडिग्रेडेबल कचरा जो होता है उसके लिए डब्बे का कलर कौन सा होता है डालने का, तो हरा डब्बा। शरीर में विषाक्तता बढ़ती जा रही है किसके संग्रहण के कारण, ये बहुत सरल प्रश्न था, डीडीटी के कारण। दोस्तों किसी भी पेपर में आपको डीडीटी का जो है वो फुल फॉर्म दिख सकता है। ठीक है दोस्तों, डीडीटी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। एक दोस्तों केमिस्ट्री का आईयूपीएसी पद्धति का नाम आया था, जिसमें, है ना, केमिस्ट्री में आईयूपीएसी पद्धति पूछते हैं। तो मेरे में ये था CH3 CH2 CH2 फिर Cl और CH2OH का आईयूपीएसी नाम। तो जिस तरफ से समूह लगा होता है उस तरफ से गिनना शुरू करते हैं दोस्तों। तो 1 2 3 4 कार्बन है मतलब ब्यूटेन है, सिंगल बॉन्ड है मतलब ब्यूटेन है, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, तो 1 है ना, ये था कि 2 क्लोरो दूसरे कार्बन पे था ना, तो 2 क्लोरो हाइड्रोक्सिल ब्यूटेन, इस तरीके से कुछ नाम था जो कि करेक्ट हो गया था। आईयूपीएससी का कल की शिफ्ट में भी प्रश्न आया। तो आईयूपीएससी पद्धति जो केमिस्ट्री लिए है उनके लिए बहुत आसान है, लेकिन यदि आप समझ सकते हैं तो समय है तो समझ लीजिए उसको। अग्निशामक निम्न में से कौन सा है, तो इसमें शुष्क बर्फ नहीं दिया था, कुछ 4 ऑप्शन अलग अलग थे, सो उसमें ध्यान दीजिएगा जरा, ये कुछ अलग सा प्रश्न आया था। फिर चार्ल्स के नियम से रिलेटेड आया था। चार्ल्स का नियम में मैंने टेका क्या बताया था आपको, बेटी चल, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। बेटी चल, चल का मतलब चार्ल्स का नियम, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, है ना, इस तरीके से प्रश्न आया था। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम कितना बढ़ता है, इस तरीके से प्रश्न। बंदूक की गोली अर्थात संवेग संरक्षण से प्रश्न आया था। P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2। तो संवेग M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। P1V1 तो हो गया उसका बॉयल का नियम हो गया, है ना, बॉयल करके P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2, ये बॉयल का नियम हो गया। M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित बहुत सरल सा प्रश्न था। मानव शरीर में वसा का प्रतिशत आया था दोस्तों, तो वैसे 17% के आसपास होता है, लेकिन ऑप्शन में 15 दिया था, तो 15 सबसे क्लोजेस्ट आंसर था। तो मानव शरीर में वसा का परसेंटेज पूछा गया था। फिर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पूछा गया था कि जो महिलाएं बच्चा कंसीव जब करती हैं तो उनमें कौन सा हार्मोन बनता है, जो बच्चा जब उनके यूटेरस में आता है, भ्रूण में आता है, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से रिलेटेड महिलाओं का हार्मोन पूछा गया था। ओवीपेरस टर्मिनोलॉजी पूछी गई थी। ओवीपेरस को बोलते हैं जो अंडे देते हैं जो प्राणी, है ना, जैसे सरीसृप होते हैं, रेप्टाइल्स जो होते हैं वो अंडे देते हैं, तो अंडायुज, है ना, ओवीपेरस। और जो डायरेक्ट बच्चे देते हैं जैसे अपन लोग स्तनी, तो अपन लोग विविपेरस। और जो अंडे और बच्चे दोनों देते हैं, मतलब शुरुआती में अंडे देते हैं और फिर वो उसको कुछ अपनी थैली में रखते हैं और फिर उसको कुछ समय तक अपनी थैली में रखने के बाद बच्चे को फिर छोड़ते हैं वो, तो जैसे कंगारू हुआ, तो ओवो विविपेरस, उसमें दोनों हैं, है ना, अंडायुज भी है, जरायुज भी है, दोनों हैं। तो ओवीपेरस, विविपेरस और दोनों का संगम ओवो विविपेरस। ओवो विविपेरस का एग्जांपल कंगारू है, ध्यान देंगे जरा। फिर दोस्तों एक प्रश्न आया था केमिस्ट्री का, एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है, तो ये सरल सा प्रश्न था दोस्तों। इसमें 4 ऑप्शन थे, कोरंडम, बॉक्साइट, फेल्सपार और मोनोजाइट। तो कोरंडम एल्यूमिनियम का प्राकृतिक अयस्क है, बॉक्साइट भी है, Al2O3,
है ना, 2H2O। बॉक्साइट के बाद फिर आपका फेलिस्पार से भी एल्यूमिनियम प्राप्त होता है ना, मध्य प्रदेश में जबलपुर, है ना, शहडोल, है ना, इस तरीके से फेलिस्पार मिलता है। और मोनोजाइट जो है वो केरल तरफ मिलता है, ठीक है। तो मोनोजाइट से थोरियम वगैरह मिलता है, तो ये एल्यूमिनियम का एस्क नहीं है। तो ये सरल प्रश्न था, यदि पढ़ा है तो दोस्तों सरल है साइंस आपके लिए। फिर इंग्लिश के सामान्य प्रश्न तो आपको मालूम ही है कि नरेशंस आ रहे हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आ रहे हैं। कुछ जो क्वेश्चंस मेरे को याद आ रहे हैं सो मैं डिकोड करता हूं। नरेशंस बहुत बड़े बड़े थे दोस्तों, ठीक है। तो साइंस में आप ताकत लगा सकते हैं, हिंदी में ताकत लगा सकते हैं, मैथ्स रीजनिंग में ताकत लगा सकते हैं, मैनेजमेंट में तो लगा ही सकते हैं। हर आदमी मैनेजमेंट को छोड़े हुए है दोस्तों, है ना। मैनेजमेंट के लिए अपने पन्ना कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाइए दोस्तों, 10-10 मिनट के लेक्चर पढ़िए और फिर पीडीएफ प्राप्त करिए। 7 दिन भी है आपके एग्जाम में, तो आप बेहतरीन कर सकते हैं। मेरा दावा है ये चीज का, ठीक है बेटा। फिर इंग्लिश में इडियोम्स मेरे में 3 आए थे, 2 याद आ गए मेरे को। चेजिंग द वाइल्ड गूस, मतलब बिना लक्ष्य के कुछ भी भागे जा रहे हैं, चेजिंग द वाइल्ड गूस होता है। और दूसरा है ऑन सेवेंथ स्काई, मतलब बहुत खुशी, वेरी हैप्पी। ऑन सेवेंथ स्काई जो इडियोम था या मुहावरा था, उसका मतलब है बहुत प्रसन्न होना। ऑन सेवेंथ स्काई, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, इस तरीके की फीलिंग, ठीक है। मिस स्पेल्ड में दोस्तों मेरे पास 4 लेटर्स, 4 स्पेलिंग्स थी, जिसमें से 3 मेरे को आती थी, ये मैंने नहीं पढ़ा था। तो मैंने 3 जो आती थी वो कंफर्म था, तो मैंने उनको रूल आउट कर दिया ऑप्शंस को, और जो गलत था वो ये था। तो सेलस लिखा था, सेलस की जगह एग्जैक्टली होता है कॉलस, CALLOUS, कॉलस, ठीक है। तो कॉलस का आप मीनिंग देख लीजिएगा। सो ये मेरा सही निकला था। मिस स्पेल्ट पूछा था, तो ये मिस स्पेल्ट है, ई की जगह क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, कैलस। और सिनोनिम पूछा था ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मतलब जो सही है, तो उससे रिलेटेड आंसर मैंने लगा दिया था, ठीक है। हिंदी में दोस्तों जम्बल्ड आए थे, इंग्लिश में जम्बल्ड नहीं थे, उस 4 सेंटेंस को जमाना नहीं था। इंग्लिश में, हिंदी में 2 PQRS में आए थे। मैं बता चुका हूं कि दहेज एक पुरातन प्रथा है। दहेज जो है गृहस्थ जीवन के लिए माता पिता अपनी बेटी को देते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो ये PQRS से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आए थे। ये टफ आ गया था दोस्तों, शब्द युग्म जो है ये नहीं समझ में आ रहा था जल्दी। अग और अघ, अग और अघ, तो फिर इसमें एक ऑप्शन दिया था अग, एक पहला, इसका अर्थ था ऐसे पर्वत, है ना, और पाप, इस तरीके से। तो कुछ मैंने ऐसे ही लगाया था, क्योंकि अग से बनता है अगम। कोई भी शब्द आपको दिया है तो उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। हिंदी में 2 चीज से आप पा सकते हैं। शब्द अधूरा दिया है तो उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए अपनी जानकारी के हिसाब से, और दूसरा यदि हिंदी में वो शब्द दिया है तो उसका वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए, तो आप आंसर तक जरूर पहुंच जाएंगे दोस्तों। बहुत समय से मैं हिंदी भी पढ़ा रहा हूं। अग, तो अग का मतलब अगम, अगम मतलब जो चल नहीं सके अर्थात पर्वत, और अघ, अघ का मतलब अधमी, नीच, पापी, तो ऐसा कुछ था। फिर दोस्तों शुद्ध वर्तनी में पूछा था कि जो शुद्ध वर्तनी है वो अक्षौहिणी आया था। तो दोस्तों कुछ लोगों को मालूम ही नहीं है कि कृष्ण जी की अक्षौहिणी सेना थी, जिसको दुर्योधन ने मांग लिया था, अर्जुन ने तो सिर्फ कृष्ण को मांगा था। तो इसमें जो था ना वर्तनी में 4 ऑप्शन थे। अक्षौहिणी में एक छा में, बड़े छा में एक में सिंगल मात्रा थी और एक में डबल मात्रा थी, तो मैंने डबल मात्रा वाला ऑप्शन लगाया है, अक्षौहिणी सेना, अक्षौहिणी। एक ऐसी वर्तनी में स्वस्थ था, 4 दिए थे जिसमें से 3 गलत थे और एक सही था, तो स्वस्थ उसमें से था, ये सरल था। फिर 4 ऑप्शन दिए थे, निम्न में से रस का स्थायी भाव नहीं है, कुछ दिया था क्रोध ऐसे दिया था, फिर निर्वेद दिया था, तो इस तरीके से कुछ दिए थे। रस का स्थायी भाव तो 9 प्रकार के रस और उनके स्थायी भाव देख लीजिएगा आप। छंद आया था चौपाई, तो 16-16 मात्राएं मैंने जल्दी से गिन ली थी, और 16-16 मात्राएं हैं। एम के से 2 अभव, के एम से भव शोर, 16 चौपाई, खड़े रोरे कमजोर, ये सब मैंने आपको बताई दिया है एनालिसिस में। अलंकार में कुछ 2 लाइनें आई थी और उसमें जो कीवर्ड पकड़ना था वो स्मृति सा, है ना। तो इसमें स्मृति सा, है ना। तो उपमा अलंकार था या रूपक अलंकार था, इसमें कुछ ऐसे थे। एक दोहा था स्मृति सा, उसको आप खोजिएगा। संबंध व सर्वनाम से 2 प्रश्न थे दोस्तों। एक संबंधवाचक सर्वनाम, है ना, जो खोएगा सो पाएगा, ऐसे करके था संबंधवाचक, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई आ रहा है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बहुत सरल प्रश्न थे ये दोनों। मरकटक का तद्भव पूछा था। मरकटक, मरकट वैसे तो मरकट होता है, लेकिन वहां पेपर में मरकटक दिया था, तो बड़ा कंफ्यूजन था। एक ऑप्शन में मेंढक भी था, तो मरकटक का तद्भव मैं बंदर लगा के आया हूं, तो मरकट का बंदर होता है दोस्तों। वाच्य मतलब इंग्लिश में जो वॉइस होते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस, हिंदी में उनको वाच्य बोलते हैं, तो इंग्लिश के वॉइस है ये। 2 क्वेश्चंस आए थे, एक राम से बैठा नहीं जा रहा है, किसमें है, तो कर्मवाच्य में बैठा नहीं जा रहा है ना, और वह खेल नहीं रहा, है ना, तो वो जो है कर्तवाच्य में है, तो सरल थे ये।
है ना। इंग्लिश के जब अपन बना लेते हैं तो हिंदी में क्या है फिर। और एक इस तरीके की सिमिलैरिटी टाइप की आई थी कि विद्यार्थी का संबंध स्कूल से है या विद्यार्थी का संबंध विद्यालय से है, ऐसे कुछ आया था। तो किताब का संबंध किससे होगा? तो किताब, जैसे विद्यार्थी जो है वो स्कूल के पूरे उसमें एक सेट में पूरा एक अवयव है विद्यार्थी, इसी तरीके से स्टेशनरी के एक सेट में एक अवयव क्या है? किताब। तो मैंने स्टेशनरी लगाया था। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये साइंस, इंग्लिश और हिंदी के प्रश्न को डिकोडिंग किया गया है। सबसे जरूरी जो मुझे करना है वो आपको जो है मैनेजमेंट करना है। वो लोग बोलते हैं समझ में ही नहीं आते हैं, जबकि सारे प्रश्न रखे आ रहे हैं अपने नोट से। और मैथ्स और रीजनिंग का मुझे लेवल बताना है आपको एग्जैक्टली। ठीक है दोस्तों, तो लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। अपने पन्ना कंपटीशन क्लासेस को मैं बहुत कुछ आपको बताने वाला हूं। 26 तारीख सेकंड शिफ्ट के एक्चुअल पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं मैथ्स और रीजनिंग के, इससे आपको दोस्तों ये पता चलेगा कि आपको लेवल कहां से कवर करना है। और दोस्तों रखे रखा ये प्रश्न है, ये एसएससी एमटीएस का रखा हुआ प्रश्न है ये 26 तारीख का दोस्तों। तो एसएससी एमटीएस के मैंने बताया है कि पिछले साल के 2022 के 40 पेपर के करीबन आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे, वो आप सर्च करके उनको लगा डालिए। तो आप दोस्तों पहले से क्वेश्चन के लेंथीनेस से और डिफिकल्टी लेवल से परिचित होंगे तो पेपर में आपको एकदम से झटका नहीं लगेगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो है दोस्तों वो ये है कि बोला गया है 12 आमों का औसत वजन 18 किलोग्राम है। यदि एक आम इसमें और मिलाया जाता है तो औसत वजन 500 ग्राम से कम हो जाता है। तो मिलाए गए आम का वजन क्या होगा? सरल क्वेश्चन है दोस्तों, निकाल लीजिएगा इसको कि 12 आमों, मैंने एज इट इज जैसे गूगल पे डाला तो ये क्वेश्चन मेरे को एसएससी एमटीएस में लास्ट ईयर आए हुए मिल गया। तो दोस्तों ये एक तरीके का खजाना मिला है दोस्तों अपन को। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं अक्षरशः उसका पालन कर लें, है ना। समय का सदुपयोग कर लें, मैनेजमेंट, मैथ्स, रीजनिंग वगैरह बहुत अच्छी कर लें। ठीक है, तो लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाएं, अपने बेल आइकन पे प्रेस करते जाएं। 12 आमों का औसत वजन 18 किलोग्राम है। मैं आपको सॉल्यूशन बताने के लिए नहीं हूं, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, यदि एक आम और मिलाया जाता है तो औसत वजन जो है वो 18 की जगह कितना हो जाता है? 500 ग्राम से कम हो जाता है, 17.5 किलो हो जाता है ना। तो आप पहले टोटल आमों का वजन निकाल लीजिए, इतना 216 आएगा। और फिर 12 के बाद एक आम और मिला दिया गया तो 12 + 1 13 आम हो गए और वजन घट के क्या हो गया? 17.5 किलो हो गया। तो इस तरीके से कुछ 227 दशमलव समथिंग 5 आ जाएगा। ठीक है, और जब इसको इससे माइनस करेंगे 227.5 से 216 को, तो लगभग 11.5 आंसर आ जाएगा जो मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो सरल प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम के प्रेशर में कई बार नहीं समझ में आता है लेकिन बहुत सरल है। दूसरा प्रश्न दोस्तों जो आया है वो आया है ये वाला, ये दिशा वाला प्रश्न था, मैंने डायरेक्ट आंसर के रूप में लिखा है। एक लेडी अपने घर से चलती है ना, अपनी सहेली के घर 120 मीटर उत्तर की तरफ चलती है और फिर वह उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर 40 मीटर चलती है तो एक स्थान पे और पहुंचती है। और फिर 40 मीटर चलने के पश्चात वह दक्षिणावर्त 90 डिग्री से घूम जाती है। ये मैं प्रश्न का आपको लैंग्वेज बता रहा हूं। एक लड़की अपने घर से चलती है 120 मीटर उत्तर की तरफ, फिर वह वहां से उत्तर पूर्व की तरफ मुड़ के 40 मीटर चलती है, एक स्थान पे पहुंचती है और उस स्थान से दक्षिणावर्त 90 डिग्री से मुड़ जाती है। तो ये मैंने 90 डिग्री से मोड़ा है उसको। तो दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री से मुड़ जाती है और फिर 30 मीटर चलती है और जिस स्थान पर पहुंचती है वो अपनी सहेली के घर के सामने है। ऐसा दिया था, 4-5 लाइन का क्वेश्चन था दोस्तों। और फिर उस स्थान से वो दक्षिण पूर्व की तरफ चलती है दोस्तों। तो दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी हो गई? दक्षिण पूर्व दिशा ये हो गई। तो दक्षिण पूर्व दिशा की ओर चलती है और फिर वह जो जाती है वो उसके घर के सामने होता है वो स्थान। ठीक है, तो सामने बना दिया। तो पूछा है कि उसके घर से उस अंतिम स्थान की दूरी क्या होगी। इस तरीके से कोई प्रश्न आया था। तो दिशा वाला एज इट इज प्रश्न देख लीजिएगा, आपको कहीं एसएससी एमटीएस वगैरह में मिल जाएगा। दोस्तों बहुत आसान होते हैं प्रश्न, बस आपने दिशा का ज्ञान होना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है। ठीक है दोस्तों, तीसरा प्रश्न जो एक्चुअल आया था वो ये था 64 - 8 गुणित 9 भागे 8 बराबर 64। ये इक्वेशन सही होगी यदि अदला बदली की जाए। ऑप्शन ए था प्लस और माइनस की अदला बदली करो तो प्लस तो दिख ही नहीं रहा है। दूसरा गुणा और भाग की करो तो गुणा और भाग की अदला बदली करके देख लीजिए, आंसर नहीं आता है।
तीसरा ऑप्शन सही था दोस्तों, ये बन गया था मुझसे। माइनस और भाग की अदला बदली करिए, है ना। अगर माइनस और भाग की अदला बदली करते हैं तो यहाँ भाग आ जाएगा दोस्तों और यहाँ माइनस आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 64। अब आप देख लीजिए 64/8 गुणित 9 माइनस 8, बर्ड मास के हिसाब से 8 8 जा 64, 8 नाम 72, 72 माइनस 8 बराबर 64। ठीक है, तो 64 बराबर 64। तो ये थोड़ा प्रेशर में टाइम लग जाता है वहां, लेकिन आसानी से आ जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो एक्चुअल आया था, PQRS, 4 लोग कैरम खेल रहे हैं। ठीक है, 4 लोग कैरम खेल रहे हैं। P R का साथी है, P R का साथी है, और Q जो है वो S का साथी है, Q जो है वो S का साथी है। R के दाएं तरफ S बैठा है। ठीक है, तो मैंने संयोग से क्वेश्चन मेरे से बन गया था, तो मैंने R जो ये R ऐसे बैठा है, तो R के दाएं तरफ कौन बैठा है? S। तो करेक्ट बना है ये। R का मुंह उत्तर की ओर है, ये भी करेक्ट है। तो Q का मुख क्या होगा? तो Q का मुख होगा पूर्व की ओर। ये मैंने डायरेक्ट बता दिया। थोड़ा सा करने में मुझे टाइम लगा था, और जो रफ पेपर पे मैं कर रहा था उसको घुमा के मैंने पहले R को ऊपर लिख दिया था और P को नीचे लिख दिया था। तो फिर उन्होंने बोला कि R का मुख उत्तर की ओर है, तो मैंने घुमा के R को नीचे ले आया था। तो बहुत सरलता से आंसर आ गया था कि Q का मुख किस ओर होगा? तो पूर्व की ओर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से R यहाँ पे और P यहाँ पे। तो ये सरल प्रश्न था, प्रैक्टिस हो आपकी तो कर सकते हैं। वहां देखने में बड़े बड़े प्रश्न लगते हैं थोड़े। दूसरा प्रश्न ये था सरलीकरण पे, x + 1/x की वैल्यू 2√2 है। x + 1/x की वैल्यू 2√2 है, तो x³ - 1/x³ की वैल्यू क्या होगी? एक ये प्रश्न था। आप SSC MTS के पेपर्स में ये क्वेश्चन डालेंगे, एज इट इज आपको मिल जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस आप आशा है कर ही रहे होंगे। ये प्रश्न दोस्तों मैं निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद इसका आंसर सही नहीं था या कुछ मिसप्रिंट था। 2 की घात n-1 प्लस 2 की घात n बटे 2 की घात 5 माइनस n प्लस 2 की घात n का मान कितना होगा? ठीक है, तो इसको कुछ तरीके से निकाल रहा था मैं ज्यादातर n की वैल्यू रख के भी निकाल देता हूं। 2 की घात n का मान लीजिए 1 रख दो या 2 रख दो, जो भी करके तो आप कोशिश भर यहां निकाल लेते हैं। लेकिन कुछ आ नहीं रहा था, प्रश्न लगभग यही था। कुछ एक आध कहीं गड़बड़ हो सकती है n-1 n+1 लिखने में, अदरवाइज क्वेश्चन का नेचर यही था। ठीक है, तो ये अगले 3 प्रश्न ये रहे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। IM और ये औसत का अनुपात का प्रश्न था दोस्तों। कुछ प्रश्न बहुत लंबा था। IM और मुझे पूरा याद नहीं है, कुछ एग्जैक्टली यही था। IM और IIT के छात्रों का अनुपात 5:6 है। उनके द्वारा जमा की गई फीस की राशि का अनुपात जो है 15:16 है। कुल फीस जो कलेक्ट हुई है वो 3,80,000 प्राप्त हुई है। तो IM वालों ने या IIT वालों ने कितनी फीस जमा करी है? इस तरीके का ये प्रश्न था। ढूंढिएगा दोस्तों, सर्च करिएगा। खजाना का नाम क्या है? SSC MTS। ठीक है दोस्तों, ये पाई चार्ट का प्रश्न था, बहुत डेंजरस टाइप का प्रश्न था। इसको लगाने में अगर मैं पहले राउंड में बैठ जाता तो मेरा पूरा समय चला जाता। इन क्वेश्चंस को मैंने टच ही नहीं किया पहले राउंड में। एक पाई चार्ट दिया था, 110% फर्स्ट, 80% सेकेंड और 100% थर्ड, और 2 वर्ष का समय का ब्याज पूछा था कुछ। तो फर्स्ट का जो है, फर्स्ट का 70% का साधारण ब्याज 2 वर्ष का। देखिए अब कितना लेंथीनेस बनाया है। पहले परसेंटेज इसमें दे रखा है, फिर इसका 70%, मतलब फर्स्ट का 110 का 70%, फिर सेकंड का 30%, मतलब सेकंड का 80 का 30% साधारण ब्याज, और थर्ड का 40% का साधारण की जगह क्या बोल दिया है दोस्तों? चक्रवृद्धि ब्याज। जरा सा चूक हुई और आपके पढ़ने में और गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बदले 2 क्वेश्चन और कर लेते, ये बात के लिए छोड़ सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से लेंथीनेस बनाई है, और फिर लास्ट में पूछा है अनुपात क्या है, पहले प्लस दूसरे अपॉन तीसरे का अनुपात पूछा था दोस्तों। तो ये क्वेश्चन शायद मैं कर भी नहीं पाया था या कुछ छूट गया था, बहुत लेंथी टाइप के थे। लास्ट के 3-4 प्रश्नों में मुझे फिर सिर्फ आंसर लगाने पड़े, मैं कर नहीं पाया। ठीक है, एक ये जो लुप्त संख्या होती है, इसके ABC BC वाले हैं, तो L-M- ये आसान था। इसका कीवर्ड क्या है कि जहां पे आपको झुंड दिखे, जहां पे आपको झुंड दिखे वहां से आप कनेक्ट करना शुरू कीजिए। और जितने हैं मान लीजिए 1 2 3 4, जैसे टोटल गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 4-4 में बांट दीजिए, 8-8 में बांट दीजिए। जैसे 4-4 में बट के आंसर आ गया था। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस टाइप के 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ये शॉर्ट प्रश्न है जहां पे आप इंप्रूव कर सकते हैं। ये डेंजरस टाइप के प्रश्न हैं।
ये भी श्योर शॉर्ट प्रश्न है, अनुपात का प्रश्न है, इस पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनाना है। खजाना भी मैंने बताया है एसएससी एमटीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मिरर इमेज से है। मिरर इमेज के 2 प्रश्न आए हैं दोस्तों, बहुत ध्यान से करिएगा, है ना। एक प्रश्न और मैं मिरर इमेज का आपको बताऊंगा अभी। मिरर इमेज का बेसिक चीज क्या होती है कि ये लेटरल इन्वर्ट होती है। लेटरल इन्वर्ट होती है। लेटरल इन्वर्ट मतलब इस तरफ का इस तरफ, लेटरली मतलब पार्श्व, इस तरफ का इस तरफ दिखने लगेगा, इस तरफ का इस तरफ, ऊपर नीचे का कोई बदलाव नहीं होता, कोई पलटना नहीं होता। तो मिरर इमेज में सबसे कीवर्ड क्या है कि लेटरल इन्वर्ट होती है, दाएं का बाएं, बाएं का दायां हो जाता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर लगाना था। इसकी मिरर इमेज पूछी गई थी दोस्तों, जरूर प्रैक्टिस कर लें। मिरर इमेज के हर एग्जाम में 2 प्रश्न दिख रहे हैं। ये ऐसी चीज है जहां आप तोड़ सकते हैं चीजें। ठीक है, एक ये चाल और दूरी से प्रश्न आया था। एक रेलगाड़ी की औसत चाल जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब रुक रुक कर चलने के कारण इसकी औसत चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो प्रति घंटा कितना रुकेगी रेलगाड़ी? तो बहुत आसान टाइप का प्रश्न है। औसत चाल 80 है, रुक रुक के चलेगी तो 72 किलोमीटर की ही चाल रह जाती है। तो प्रति घंटे कितना रुकेगी? तो चेंज कितना आता है 80 में से 72, 8 घंटे का। 8 घंटे का चेंज किस पे आता है? ओरिजिनल चाल कितनी थी 80, तो 8 घंटे का चेंज बटे ओरिजिनल, दैट इज 1/10। तो 1/10 किस में आया? ये जो आया है ना 1/10, और इसमें फिर 60 का गुणा कर देंगे तो वो किस में आ जाएगा? मिनट्स। ये घंटे में आया और घंटे का 60 में गुणा करेंगे तो 6 मिनट का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके का एज इट इज प्रश्न था। ढूंढिएगा, सोर्स ढूंढिए और फिर उसको तोड़िए। ठीक है, एक प्रश्न आया था 5 पुरस्कार 20 लोगों में बांटे जाने हैं। 5 पुरस्कार 20 लोगों में बांटे जाने हैं, तो पुरस्कार ना मिलने की प्रायिकता, या थोड़ी सी लाइन में इसमें कुछ भूल रहा हूं, एक आध लाइन और जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो 5 पुरस्कार 20 लोगों में बांटे जाने हैं, तो हर एक को पुरस्कार मिलने की प्रायिकता कितनी है जी? 5/20 मतलब 1/4, और पुरस्कार ना मिलने की प्रायिकता है ना 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4। लेकिन कुछ और भी था प्रश्न में, तो इस तरीके का प्रश्न ढूंढिएगा। मैंने आपको ये प्रश्न इसलिए बता रहा हूं कि आप इनका सोर्स ढूंढिए। मैं आपको मैथ्स पढ़ाने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं यहाँ पे, मैं आपको सोर्स आइडेंटिफाई, खजाना ढूंढने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है दोस्तों, मैनेजमेंट के लिए अपने पन्ना कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में लेक्चर्स पढ़ते जाइए। पैटर्न बदलेगा, मैनेजमेंट आएगा आपके लिए। इससे सरल मैनेजमेंट कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों PQRS DPZA समानुपात STOM, इस तरीके के 3-4 प्रश्न आए थे। मुश्किल थे दोस्तों इस टाइप के प्रश्न, तो ये क्रम संख्या वगैरह और लुप्त संख्या वगैरह इस तरीके से थे। ठीक है, एक प्रश्न ये हिस्टोग्राम के रूप में आया था। इस तरीके का ग्राफ बना हुआ था और एक्स एक्सिस पे कार्य और यहाँ पे घंटे दिए थे, जैसे A के घंटे हैं 6, C के घंटे हैं ये। तो A और C का पूछा गया था दोस्तों कि A का कार्य करने की, A अपनी 30% कैपेसिटी से कार्य करता है, C अपनी 70% कैपेसिटी से कार्य करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य का 40% कितने दिनों में करेंगे? इस तरीके का प्रश्न था दोस्तों। कुछ क्वेश्चन को जबरदस्ती लेंदी बनाया गया, आप थोड़ा सा चूकेंगे, ध्यान हटेगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन टाइम मैनेजमेंट आपका बिगाड़ देते हैं। लास्ट में आपको देखना है, ए का पूछा गया था 30% कैपेसिटी से काम करता है, सी जो है वो 70% कैपेसिटी से काम करता है, तो दोनों मिलके उस काम का 40% है ना, इतनी कैपेसिटी, और उसमें भी कैपेसिटी दी है दोनों की मिला के, कितने दिन में कर लेंगे? इस तरीके का प्रश्न था, बन गया था थोड़ा टाइम लेके। फिर ये जरूर याद कर लें दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें हैं जहां पे आप कवर कर सकते हैं। शर्मा जी का दाएं से 9वां क्रम दिया था, वर्मा जी का दाएं से 17वां क्रम दिया था, 37वां क्रम दिया था, फिर दोनों के बीचों बीच कुछ ऐसा था। इस तरीके से एक प्रश्न था। एक था ऊपर से 9वीं रैंक है, नीचे से 23वीं रैंक है, और दोनों के बीचों बीच एक बंदा और स्थित है, तो उसकी कौन सी रैंक होगी? इस तरीके से प्रश्न ऊपर नीचे ये सीक्वेंस के जरूर कर लीजिए, बहुत सरल होते हैं दोस्तों। आंसर इसका मेरे ख्याल से 31वां था आंसर, इस तरीके से कुछ था। ठीक है क्वेश्चन, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। जहां जहां आप हैंडल कर सकते हैं चीजों को, जो आपके हाथ में है वो तो कर ही सकते हैं आप। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों माध्य, माध्यिका और बहुलक, इसमें से 2 मान दिए थे, तीसरे का निकालना था। तो ये इक्वेशन ध्यान करिएगा, आप देख लीजिएगा मैंने सही लिखी कि नहीं। 2 माध्य इज इक्वल्स टू बहुलक प्लस 3 माध्यिका। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद कैसे करवाया है मैंने, वो ध्यान रखिए कि माध्यिका में धा छोड़ दीजिए तो माध्यिका 3 लेटर से, तो 3 का गुणा इसमें होगा। माध्य में धा छोड़ दीजिए तो यहाँ 2 लेटर्स हैं, तो 2 का गुणा यहाँ होगा। और बहुलक, बहु जो है बहुत लोगों का लक जो होता है वो एक ही होता है। तो माध्यिका में 3 लेटर है तो 3 का गुणा कर दीजिए, माध्य में 2 का गुणा है, 2 है तो 2 लेटर का, बहुलक एक ही रहेगा। सीधा सीधा प्रश्न दोस्तों बन गया था बहुत आसानी से। ऐसे प्रश्न पहले अटेम्प्ट करने। ये बहुत लेंदी क्वेश्चन था। एक खेत है,
खेत के चारों तरफ 2 मीटर रास्ता है, फिर रास्ते का क्षेत्रफल निकाल के और फिर खेत का क्षेत्रफल निकाल के फिर दोनों का अनुपात निकालना था। इस तरीके से ज़बरदस्ती का लैंग्वेज कैलकुलेशन बढ़ाना और आपका टाइम ख़राब करना। एक्चुअली ऐसा करके वो आपका टाइम मैनेजमेंट भी देखना चाहते हैं, और टाइम मैनेजमेंट देखना चाहते हैं वो, तो इसके लिए आपको मैनेजमेंट पढ़ना चाहिए कि आपको लोग उलझाएं नहीं और आपको कैसे इफेक्टिवली काम करना है। इफिशिएंटली तो होना ही चाहिए। विनय ने 500 रुपए में कुछ खरीदा, 110 रुपए मरम्मत में खर्च हुए, कुछ लाभ पर बेचा। अजय ने 30% हानि पे बेचे। लाभ हानि के इस तरीके के 2 प्रश्न थे। अगला प्रश्न था ए ने बी को 40% लाभ पे बेचा, बी ने ए को पुनः 30% हानि पे बेचा। इस तरीके के लाभ हानि के 2 प्रश्न थे दोस्तों। लाभ हानि अच्छे से करके जाइएगा, औसत अच्छे से करके जाइएगा, अनुपात अच्छे से करके जाइएगा। कुछ 3-3, 4-4 लाइनों के लेंथी क्वेश्चंस हैं, उनको पहले अटेम्प्ट में आपको नहीं उलझना है, बिल्कुल भी नहीं उलझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बहुत सुंदर प्रश्न था ये। 5, 6, 7, 8, 9 से 3 अंकों की एक संख्या ABC, BCD, DEF बनाई जाती है। ABC जो है वो 4 से विभाजित होती है संख्या, BCD जो 5 से विभाजित होती है, और मैं थोड़ा सा भूला हूं DEF भी किसी संख्या से विभाजित होती है। तो A का मान क्या होगा? ऑप्शन दिए थे 5, 6, 7, 8, इस तरीके से A का मान पूछा गया था। तो बस इसको लगाना थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, आपके जो मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट टीचर हैं, लेकिन क्वेश्चन लगभग यही था। आप ढूंढिएगा ये प्रश्न आया कहां से, एज इट इज डाल के आपको मिल जाएगा SSC MTS में। ठीक है, तो 5, 6, 7, 8, 9 से 3 अंकों की एक संख्या ABC, BCD और DEF बनाई जाती है। ABC संख्या 4 से विभाजित होती है। 4 से विभाज्यता का रूल क्या है कि लास्ट की 2 संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? लास्ट की 2 संख्याएं मिला के 4 से विभाजित होना चाहिए। BCD 5 से 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, है ना, तो यहाँ 5 की एक ही संख्या बन सकती है। तो BCD का 5 से डिवाइड होती है और DEF भी किसी से डिवाइड होती है, और फिर A का मान निम्न में से होगा। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर 7 निकाला था मैंने। ये दोस्तों नहीं बना था मेरे से, ये बहुत डिफिकल्ट था, टाइम टेकिंग था। फर्स्ट राउंड में मैंने छोड़ा था, दूसरे राउंड में मेरे को ज्यादा समय नहीं मिला, और ये एग्जैक्ट संख्याएं भी नहीं है दोस्तों, करने नहीं बैठ जाइएगा। सिर्फ आइडिया दिया है मैंने कि इस तरीके से यहाँ क्वेश्चन मार्क था, है ना। तो विलुप्त संख्या पूछी गई थी इस तरीके से, सो ध्यान दीजिएगा, लेंथीनेस बहुत है चीजों में। और ये मिरर इमेज का दूसरा प्रश्न है। मिरर इमेज अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये फोल्ड किया हुआ कागज है। इसके ऑप्शन में 4 इमेजेस दी हुई थी, जिसमें कागज को ये खुला हुआ रखा था, है ना। कागज ऐसे खुला भी था और नीचे से भी ऐसा बंद किया हुआ है, तो उसको नीचे से भी बंद किया हुआ है, और खुले कागज में फिर इस तरीके से कुछ बना के ऐसे करके इन्होंने कुछ ऐसा खुला कागज था दोस्तों। जब ये खुलेगा तो खुलने के बाद ये जाएगा और ये जाएगा, है ना, और इस तरीके से कुछ ये था इस तरीके से। तो यहाँ से भी मोड़ा और यहाँ से भी मोड़ा, और फिर यहाँ पे इमेजेस ऐसी इन्होंने बना दी थी। तो फोल्ड करने के बाद ऐसा दिखता था, तो कौन सी इमेज होगी, इस तरीके का आंसर था। ठीक है दोस्तों, तो जो मुझसे बन पड़ा वो मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, हिंदी, इंग्लिश। कंप्यूटर्स में वही नॉर्मल क्वेश्चन है, इसलिए एनालिसिस में नहीं दिया मैंने। हिंदी वगैरह के साइंस के पूरे क्वेश्चंस खोले हैं मैंने। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैनेजमेंट किसी को नहीं समझ में आ रहा था, मैनेजमेंट का पूरा सोर्स बताया मैंने, मैनेजमेंट के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताए मैंने, टॉपिक से भी अंदर जाके क्वेश्चंस बताए कि कहां से आ रहे हैं। सो दोस्तों, इसका लाभ उठाइए इस पूरे लेक्चर्स का। बहुत मेहनत से 2-3 दिन से बनाया है ये लेक्चर। ठीक है, पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, चैनल को प्रमोट करिएगा। और मैनेजमेंट के लेक्चर्स के PDF के लिए पन्ना कंपटीशन क्लासेस के हमें व्हाट्सअप करिएगा 9827580344, और लेक्चर जाके मैनेजमेंट के पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके जो धैर्य है उसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।